ये लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग्स ने दिया था 1931 में, और इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि वर्नर थ्योरी थी वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि शेप हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का शेप नहीं बता पा रही थी। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नए पोस्टुलेशन की जरूरत थी, जहां जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहली बात ये तो इसमें माना गया कि जो लिगेंड्स थे वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देते थे मेटल को, और फॉर्म करते थे एक कोऑर्डिनेट का बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे कहते हैं जिसमें एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है दूसरे एटम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और यहीं पे लिगेंड क्या करता है, लिगेंड जो है वो बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है, नाइट्रोजन के पास दो, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट एटम को दे देता है और एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर हम लोग कहते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, तो जब लिगेंड्स, यानी जैसे कि NH3 एक लिगेंड हो गया, तो ये लिगेंड क्या करते थे, जब ये डोनेट करते थे लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अपने अंदर स्पेस क्रिएट करता था, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो जितने ऑर्बिटल्स थे उसके पास अवेलेबल, जिनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, उनको क्या करेगा, एक मिक्स कर देता था और फिर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्रिएट कर देता था। इसी वजह से जितने भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते थे वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते थे और डायरेक्शनल होते थे। फिर उसके बाद इन बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते थे इन n-d ऑर्बिटल्स के अंदर, वो सब के सब पेयर्ड हो जाते थे, ताकि जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना ज्यादा पेयरिंग उसमें अंदर हो जाती थी, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके। फिर आपको ये बात बता दी गई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो फॉर्म होते थे वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते थे और उनका डायरेक्शन होता था। बाकी जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके रहते थे, तो उनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता था डी और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता था शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जैसे कि D2sp3, तो ये फॉर्म करेगा हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक है, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है और sp3 टेट्राहेड्रल बनाता है। अभी हम इन शेप को सभी को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। और sp3d बनाता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये शेप होते कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। तो यहाँ लिगेंड रहेंगे, यहाँ पे भी लिगेंड रहेंगे, इधर लिगेंड रहेगा, ये लिगेंड रहेगा, ये लिगेंड रहेगा, ये लिगेंड, ये पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दो है और ये जो दो है, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। फिर उसके बाद DsP3, DsP3 के अंदर स्क्वायर प्लेनर जैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता था, एक लिगेंड हो गया, यहाँ पे लिगेंड हो गया, यहाँ भी लिगेंड हो गया और यहाँ पे भी, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का होता था,
और अगर हम बात करें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरीके से बॉन्ड लगे होते थे और एक बॉन्ड ऊपर लगता था एक्सियल पे और दूसरा भी नीचे की तरफ एक्सियल पे पोजीशन पे लग जाएगा। लिगेंड इस तरीके से आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके की बॉन्ड होते थे। ये है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इससे पहले वाले दो आप बता ही चुके, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके कि किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन इनसे अंदर होगी, क्योंकि एक बार हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो हमें शेप भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे क्रोमियम CrNH3 ब्रैकेट में 6 पॉजिटिव। ठीक है, अब जो है क्रोमियम की मान लीजिए आप X है, प्लस अमाइन की 6 है इंटू 0 इक्वल्स टू +3। ठीक, तो X इक्वल्स टू +3 आ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन कितना आया +3। ठीक, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, या कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +3 आया। नाउ मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा क्रोमियम का। (3D4 and 4s2) कहने का मतलब है 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 3D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो सबसे पहले लूज कहां से करेंगे ये लोग, 4s ऑर्बिटल्स के अंदर से ये लूज कर देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और 3D, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बनेगा 3D3। ठीक, अब नाउ क्योंकि हमारा यहाँ पे NH3 एक NH3 लिगेंड है, ठीक है, तो इस ऐसे केस में जहां पे NH3 लिगेंड होता है, क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे ये पेयरिंग इसको नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और इसी तरीके का सिर्फ NH3 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे NH3 ऑक्युपाई कर लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से शो करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा 4p, 4p में भी NH3 NH3 और यहाँ पे भी हो जाएगा NH3। इस तरीके से हमें साफ दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो 6 ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगा, और ये 6 ऑर्बिटल सबकी क्या हो जाएगी, इक्वल एनर्जी, और ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। यानी इतना पार्ट हमारे पास यहां से लेके, ठीक है, इतना पार्ट ये हो जाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो पहले D2 यानी 2D के इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और एक S का इन्वॉल्व हो रहा है और 3 P का आ रहा है, तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव आयन। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव में हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X मान लेते हैं, 6 फ्लोरीन है, तो ये हो जाएगा
6 इंटू फ्लोराइड पर एक माइनस आयन -1 और चार्ज होता है, तो जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +3, यानी कोबाल्ट 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नाउ हम पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा 4s2 3d7। हमने पांचों इलेक्ट्रॉन भर दिए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, ये रहा। ठीक, अब इसमें से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो एस से ही निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एस से स्टार्ट होता है निकलना, तो 2 तो एस से निकल जाएंगे, बाकी बची एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो लिगेंड है वो है फ्लोरीन, और फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, यानी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, एसिड रहेगा। और एसिड रहेगा, तो यहाँ पे अब हम लोग फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स को फिलअप करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, किसी और अलग से कलर से चूज कर लेते हैं, तो F नेगेटिव, तो यहाँ पे हो गया, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स का होगा, जहाँ पे ये 6 फ्लोरीन ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो एक s हो जाएगा, 3 p हो जाएगा और फिर d2 आ जाएगा, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करें निकल की, तो निकल के अंदर यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम लोग जानेंगे, निकल कार्बोनिल, ये हो जाएगा x +4 इंटू कार्बोनिल का 0 होता है और इस पे चार्ज 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर देंगे। फिलअप करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, 4s2 एंड 3d8, 4s2 ऐसे हो जाएगा, ठीक। नाउ क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग जाएगी तो 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में तो ऊपर वाले जैसा ही रहेगा, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा तो ये डी ऑर्बिटल पेयरिंग अप हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे भर देता हूँ।
सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। यहाँ पे हो गया, ये खाली है और हमें 4 कार्बोनिल भरना है, यानी हम 4s यूज करेंगे और 4s यूज करेंगे और 4p यूज करेंगे, ठीक है। 3d10 ऑलरेडी भरा रहेगा, तो कार्बोनिल एक यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, एक कार्बोनिल यहाँ पे होगा, एक कार्बोनिल यहाँ पर होगा एंड एक कार्बोनिल यहाँ पर होगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले में एक इलेक्ट्रॉन इतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी, तो एक ऐसे हो जाएगा, बाकी 3 आ जाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टेट्राहेड्रल शेप होती है। यहां पे देख लेते हैं निकल की। सबसे पहले तो हम लोग निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जानेंगे। निकल के लिए x मान लीजिए, 4 साइनाइड की -1 होती है इक्वल्स टू -2 होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +2, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो निकल के लिए 2 पॉजिटिव के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, S से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D में होंगे, यानी 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 यानी 1। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि साइनाइड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगा। 5 ऑर्बिटल 3d के बन गए हैं और यहाँ 4s 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे, पेयर अप हो जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट में पेयर अप हो जाएंगे, यानी एक ऑर्बिटल हमें यहाँ खाली मिल जाएगा। तो जो साइनाइड ग्रुप है तो ये साइनाइड ग्रुप जो है ये ऑक्युपाई कर लेगा इस ऑर्बिटल को। बाकी बचे दो p ऑर्बिटल, जो 4p ऑर्बिटल है उसमें भी साइनाइड ग्रुप इसको और ऑक्युपाई कर लेगा Cn नेगेटिव पर, ठीक है, Cn नेगेटिव। तो ये है चार लिगेंड्स है और 4 जगह ऑक्युपाई किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, DS, क्योंकि एक D का है, एक S का है, 2 P का है, DsP2, ठीक है। और इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर याद रहे, ठीक है। DsP2 का स्क्वायर प्लेनर होगा। आप मुझे इसका बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और नेक्स्ट हम लोग ड्रॉबैक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रॉबैक जो है ये ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कई सारी चीजों को एक्सप्लेन तो कर पाया था, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं हम लोग, ठीक, ये इसमें बन रहा है D2sp3। D2sp3 का मतलब हो गया कि D इनर ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। क्योंकि D जो है वो इनसाइड वाला बन रहा है। और अगर बात करें हम इस वाले एग्जांपल में, तो इसमें D आउटसाइड यानी 4D वाला बन रहा है, ये 4s है और ये 4p है, 4s है
और यहाँ पे ये 4p है, ठीक है। तो यहाँ पे 4d यानी आउटर ऑर्बिटल बन रहा है, तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। तो इस पे ऑब्जेक्शन ये था नाउ, अगर हमें पता है तो इस पे ऑब्जेक्शन ये था कि एक ही एलिमेंट था जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा था और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा था अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऐसा क्यों, इसका रीजन नहीं बता पाया। मैग्नेटिक बिहेवियर जो था वो एक्यूरेट नहीं आ रहा था, मतलब थ्योरेटिकली तो कुछ और आ रहा था, प्रैक्टिकली कुछ और आ जा रहा था। और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कई सारे जो कॉम्प्लेक्स थे वो कलर्ड क्यों है, और वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कोई डिस्टिंग्विश ये नहीं कर पाए थे। इनके लिए बस लिगेंड था लिगेंड, ना तो स्ट्रॉन्ग इन्होंने मेंशन किया था ना वीक। तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ी एक नए थ्योरी की, जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।